Dust of snow, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my mood heart a change of mood and saved some part of my day rude. ये किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। तो अभी हम लोग समझते हैं। देखो, एक दिन क्या होता है कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो बहुत दुखी हुए होते हैं, यानी उनके मन में तभी बहुत नेगेटिव विचार आ रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग हो रही थी उनके मन में। तो वो उस दिन क्या कर रहे थे, ट्री के थ्रू अंडर मतलब ट्री ऊपर था, तो वो उससे उससे जा रहे थे। कौन सा ट्री था? हेमलॉक ट्री था। ये पॉइजनस ट्री होता है। ओके। द वे ए क्रो, देखो जो क्रो होता है, क्रो का मतलब होता है कौवा। आपने सुना होगा कि जो कौवा को मेनली अपशकुन माना जाता है कोई भी चीज़ के लिए। उसको अभी लाइक इसमें अगर इस पोएम की बात करें तो जो राइटर, जो भी पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उन्होंने ये क्रो को एक नेगेटिव का साइन बताया गया। तो एक नेगेटिव का साइन है। ओके। शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन का मतलब होता है कि गिराया। क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। जो हेमलॉक ट्री में जो डस्ट ऑफ स्नो जो था वो किसने गिरा? क्रो ने। तो यहाँ पे जो क्रो है वो नेगेटिविटी मतलब एक्सप्लेन करते हैं। फिर जो डस्ट ऑफ स्नो जो वो पॉजिटिव होता है, और फिर जो हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है। हैज़ गिवन माई मूड, तो जिस प्रकार से वो जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा तो उसने मेरा दिल लगा दिया और मेरे मूड में चेंज हो गया और कुछ मेरा पार्ट बच गया। जिस आई एड ड्यूड का मतलब होता है कि जो पार्ट मैं रिग्रेट यानी मायूस होने में बिताता, यानी गलत फहमी में बिताता, यानी मैं रिग्रेट करता। यानी रिग्रेट का यानी होता है कि अगर देखो आपने कोई गलती की है तो आपको रिग्रेट बाद में होता है ना कि हाँ यार मुझे नहीं करना चाहिए। तो वैसे उसने बोला कि जो डस्ट ऑफ स्नो, यानी आपके लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है जो नेगेटिव से भरे हुए, पर एक छोटी सी जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना वो आपके पूरे मूड को बदल सकती है। तो इसमें यही बताया गया कि वो नेगेटिव थे, लेखक नेगेटिव से तभी भरे थे, क्रो नेगेटिव था, हेमलॉक ट्री नेगेटिव था। फिर भी वो जो डस्ट ऑफ स्नो थोड़ा सा इतना सा भी गिरा ना उनके ऊपर तो उनका दिल लग गया, उनका पूरा मूड चेंज हो गया और उनका जो पार्ट वो जो रिग्रेट होने में यानी दुखी होने में बिताते वो बीत गया और फिर वो हैप्पी बन गए। ओके। तो ग्लॉसरी यहाँ पे क्या है? हम लोग को एक पॉइजनस ट्री या फिर प्लांटेड यूड हेल्ड इन रिग्रेट, जो रिग्रेट करने में ही जाता। तो बहुत अच्छी पोएम है। यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि आपकी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन अप्स डाउन होते जाएंगे, बहुत नेगेटिविटी भरी है पूरी दुनिया में, लेकिन कोई एक चीज़ तो भरी होगी पॉजिटिविटी, लेकिन उसको फाइंड हमें खुद से करना होता है। अभी डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा तो उनको किसी ने बताया नहीं कि ये कोई पॉजिटिव थिंग है, उन्होंने खुद विचार किया कि अभी देखो अगर हमारे कोई भी बॉडी पार्ट में स्नो आके गिरती है, स्नोफॉल होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना हैप्पी हो जाता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी थिंग्स होती रहती है, पर उस 100% नेगेटिविटी में 1% तो पॉजिटिव होगा और उसे हमें पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अगर देखो लेखक जो तो उधर हेमलॉक ट्री कौए के ऊपर ध्यान देते तो क्या वो मतलब उनका मूड चेंज होता? नहीं होता। तो उन्होंने किसके ऊपर ध्यान दिया? पॉजिटिविटी। उसमें यही बताते हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत ऐसी नेगेटिविटी होती है पर हमें पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो सेकंड पोएम जो है वो है फायर एंड आइस। ये फायर एंड आइस जो होता है वो भी कोई दो चीज़ों को डिपेक्ट करता है। जो रॉबर्ट फ्रोस्ट होता है ना मेनली ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं जहाँ पे छोटी छोटी जो होती है पर उसका जो डीप मीनिंग बहुत अच्छा होता है। देखो यहाँ पे जो फायर है ना यहाँ पे वो एंग्री बताया गया, एंग्री को डिपेक्ट करता है। और फिर जो आइस है ना वो हेटरेट। देखो अभी फायर और आइस में क्या फ़र्क है? फायर जो होता है वो जो भी करता है ना वो दिखा देता है। अभी देखो कुछ भी फायर होता है जला देता है, और जो आइस होता है वो बस रुक जाता है, फ्रोज हो जाता है। यानी इसमें कोई भी इंसान एंग्री होता है तो वो क्या करता है? दिखा देता है, डेपिक्ट कर लेता है। ऐसा नहीं कि खुद के अंदर रखता है, वो बता देता है। अभी कोई किसी को हेट करता है तो मेनली मैक्सिमम केसेस में तो वो मन में ही हेट करते हैं, तो वो हमारा हो गया आइस। सो यहाँ पे हमें क्या बता के सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ बोलता है कि हमारा जो वर्ल्ड होगा वो फायर में यानी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते करते ही चला जाएगा। कुछ बोलते हैं कि आइस में जाएगा यानी लोग एक दूसरे को नफ़रत करते रहेंगे और उसी में पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मैंने ज़्यादा से अपना खुद का एक्सपीरियंस लिया मैं उन लोगों के साथ जो फायर को फेवर करते हैं। ओके।
बट इफ़ आई टू पेरिस टू आइस, यानी पेरिस का मतलब यहाँ पे गिवन है अगर फिर से मरना है तो आई थिंक आई नो इट्स एनफ फॉर फेट टू से डिस्ट्रक्शन आइस। तो मुझे इतना पता है कि इतना हेट तो है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट। मतलब अगर दूसरी बार मरने का चांस मिले तो हेट इतना है कि वो पूरा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड उट सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट भी है। तो मतलब पोएम में जो पोएट है वो इतना बता रहा है कि पहली तो जो मरण होगी वो फायर, यानी लोग एक दूसरे को गुस्सा करते करते ही मर जाएंगे। दूसरे में बता रहे कि वो आइस, यानी एक दूसरे को बुरी नज़र से देखेंगे, फिर गुस्सा गुस्सा तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को नफरत करेंगे और उसी से ही मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लॉसरी में क्या है, पेरिश यानी डाई, सफिस यानी बी सफिशेंट। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा फायर है और कौन सा आइस है। देखो ग्रीड जो होता है हम लोग वो बताते नहीं है तो वो आइस है, कन्फ्लिक्ट जो है वो फायर है, इनसेंसिटिविटी क्या होगा, आइस होगा, एवरेज क्या होगा, ये फायर होगा, फरी क्या होगा, फायर होगा, कोल्डेस्ट आइस होगा, क्रियोलिटी भी हम लोग मतलब क्रियोलिटी एक दूसरे को क्रियोल नज़र से देखते हैं, क्रियोलिटी बताते हैं वो फायर होगा, इंट्रॉलनेस क्या होगा, आइस होगा, क्योंकि जो टॉलरेट कर सकते हैं वो फायर होगा, पर इंट्रॉलनेस क्या होगा, आइस होगा, इंडिफरेंस क्या होगा, आइस होगा, लस्ट क्या होगा, फायर होगा, रिजिडिटी क्या होगा, फायर होगा, हेटरेट क्या होगा, आइस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स ही जो बन सकता है और क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है। तो जो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या, डस्ट ऑफ स्नो वो एक ऐसी चीज़ है जो एक पॉजिटिविटी बता रही है लाइफ को और उनका मूड क्या है। व्हाट डज द पोइट सेज माई, व्हाट डज द पोइट से हैज़ मूड इज चेंज। क्या बता रहे पोइट कि उनका पूरा मूड चेंज हो गया, किस प्रकार से चेंज हुआ, जिस प्रकार से कौवे ने उनके ऊपर एक डस्ट ऑफ स्नो डाल दिया। तो यहाँ पे मैं बता रहे कि जो बर्ड्स मेनली होते हैं, पिकॉक ले सकते हो, पिकॉक एक ब्यूटीफुल एनिमल होता है, मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा होता है पक्षी प्राणी। तो उसको हमने कुछ क्यों नहीं लिया कि इतना ब्यूटीफुल सा बर्ड होता है, फिर भी हमने क्रो को क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमें नेगेटिविटी बता। हम लोग ट्री को क्यों लिया, नेगेटिविटी बतानी थी। और फिर जो क्रो एंड हेमलॉक है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सौरों को। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो डेट, वो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, जॉय को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इतना बस क्वेश्चन आंसर था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेना, हो जाएगा। थर्ड वाला तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग फायर एंड आइस के भी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो देर आर मैनी आइडल्स हाउ, तो डू यू थिंक दी वर्ल्ड वेल, तो ये वाला भी नहीं आएगा, इसकी कोई चांसेस नहीं है, ये वाला आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है थर्ड वाला। तो राइम स्कीम क्या है पोएम का, राइम स्कीम यही है कि जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड जो है वो फायर एंड आइस में भी ख़त्म हो सकता है। जो फायर है वो एंग्री को डिपेक्ट करता है और जो आइस है हाइड्रेट को डिपेक्ट करता है। और ये दो चीज़ें हैं कि लोग ऐसे ही अपने आप को मतलब ऐसे ही एक दूसरे को गुस्सा करते रहेंगे, हेट प्रोड्यूस करते रहेंगे और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट दी, तो किस प्रकार से वो लेके आती। तो आप थोड़ा सा अपने खुद के वर्ड्स में लिख लेना जो गाइड्स वगैरह होता है उससे। तो ये हमारे हो गए 2 पोएम्स। थैंक यू।